हाय एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर से आपके सामने मैं ले आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, मतलब पीआरटी के जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें मैंने अभी पिछली वीडियो में बात करी थी कि हम रीजनिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स करेंगे। तो शिफ्ट 3 24 मार्च का आज हम करने वाले हैं मैथ्स पार्ट। सो जितने भी वीडियोस पे देखो, जितने व्यूज आ रहे हैं उससे मुझे यही आइडिया लग रहा है कि रीजनिंग में यू आर वेरी कंफर्टेबल। थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम आती है आपको मैथ्स में आती है। तो मेरी अगली जो सीरीज रहेगी वो रहेगी, कोशिश करूंगा मैं टीजीटी, पहले तो टीजीटी के ऊपर मेरा फोकस रहेगा कि उनके जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं शुरू करूं। ठीक है, आपका डीएसएसबी की बात कर रहा हूँ मैं अभी। जो भी आगे फर्दर फोर्थ कमिंग आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं हमारा मैथ्स वाला क्वेश्चन। बाकी आपको पता ही है कि जो जीएस का पार्ट है वो हम वन शॉट 3 क्वेश्चंस के थ्रू ले लेते हैं। आप साथ के साथ शॉर्ट्स भी देखते रहिए। अगर बाई चांस आपके सामने नहीं आती है तो आप चैनल विजिट करके शॉर्ट्स के सेक्शन में जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जो भी आपकी काम की है तो प्लीज वॉच एंड शेयर द वीडियोस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का है हमारा, ये टेबुलर फॉर्म में है क्वेश्चन। नीचे टेबल दी गई 6 कंपनी 3 साल में जो भी उसका प्रोडक्शन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी C1 टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी C2 इन ऑल 3 ईयर्स। अब देखो भाई, टोटल प्रोडक्शन हमने देखना है तो ये 2 4 6 और 8 14, 3 2 5 और 7 12। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, प्लीज मैनेज कर लेना। तो इनका रेशो पूछा गया है, 2 7 14, 2 6 12। तो 7:6 कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, बट क्वेश्चन आया है। हमें इक्वल मार्क्स मिल रहे हैं उस क्वेश्चन के भी, हार्ड हो चाहे इजी हो तो सभी करने हैं। अच्छा, दूसरा है, एक बंदे ने 40 पेंसिल खरीदी 45 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से। बहुत महंगी पेंसिल बेच रहा जो भी बेच रहा है, और जो खरीद रहा वो भी गजब है कि 45 रुपए एक पेंसिल के, और वो भी 40 पेंसिल खरीद ली उसने। फिर उसने क्या करा, 20 पेंसिल 20% के लॉस पे बेच दी। लॉस पे बिकेगी क्यों, महंगी इतनी खरीदी है। लेकिन उसको 40% प्रॉफिट उसको बनाना है, कमाना है सारी पेंसिल्स पे ऑल टुगेदर। तो उसको कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे बाकी की 20 पेंसिल बेचनी पड़ेंगी। अब देखो, 45 में खरीदी है, 20 पेंसिल, आधी पेंसिल उसने लॉस में बेच दी, तो डेफिनेटली जो बाकी बची है उस पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तब जाके उसकी जो 40% ओवरऑल प्रॉफिट होगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किससे, रेट से। मतलब हमें सिर्फ परसेंटेज से है और कितनी पेंसिल कितने में बेची गई ये देखना है। अब देखो, टोटल पेंसिल है 40, 20 पेंसिल उसने लॉस पे बेची। 20 कितने में से, 40 में से 20 पेंसिल लॉस पे बेची, कितने, 20%। तो परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा 20 लिख लो। माइनस मतलब लॉस, प्लस ये माइनस ऐसे कर लो, बाकी की 20, 40 में से जो बाकी की 20 हैं वो कितने परसेंट प्रॉफिट, मान लो मैं P% प्रॉफिट मान लूं, P% प्रॉफिट में वो बेचता तो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता, 40%। अब आप देखो, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है कि 20/40, नहीं तो मैं सीधा इसको 1/2 लिख सकता था। इसको भी मैं 1/2 लिख सकता कि भाई आधी जितनी टोटल क्वांटिटी थी उसमें आधी क्वांटिटी 20% लॉस पे, आधी कितने पे बेचे, तो 2 इससे हो जाएगा 10। मतलब ये -10 हो गया। -10 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10, और ये है हाफ। तो सॉरी, तो ये हाफ P% इज इक्वल टू 50 और P% इज इक्वल टू 100। आई थिंक आपको समझ में आया। हमारा खेल क्वांटिटी से है, रेट से नहीं है। क्वांटिटी मैंने ले ली कि 40 में से 20% लॉस पे है, और 40 में से 20 कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि उसको ओवरऑल 40% प्रॉफिट हो। तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, और ये मैंने आपको इतना अच्छा मेथड बताया है, आप यकीन नहीं करोगे कि आपको इससे कितना बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए बाइक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 420 मीटर्स इन 84 सेकेंड्स। अब इसकी स्पीड बतानी है हमें कोई भी बोलेगा ये बहुत आसान है, लेकिन स्पीड हमें बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो ये मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में करना, तो 18/5। अब 42 दूनी 84, 2 पंजे 10, ठीक है, और 5 से 5 गया तो कितना बच गया 18। तो हमारा 18 आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, 3 पॉजिटिव नंबर है, 3 पॉजिटिव नंबर है भाई, ए बी सी। देखो मैं आपको है ना एक कॉमन रेशियो निकालने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। शायद क्या पता आपको आता भी है, नहीं आता हो तो आपके लिए बेस्ट मेथड है। जब भी आपको 3 4 5 क्या 10 के बीच में रेशियो दे रखी हो तो भी आप कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड के बीच में रेशियो है 2:3, सेकंड और थर्ड के बीच में है 7:3, अलग अलग लिख लेना आपको। जब भी इनकी तीनों की कॉमन रेशियो निकालनी हो, आपस में रिलेशन निकालना हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, चलो मैंने ये जो लास्ट वाला है इसके पीछे कॉलम खाली है, मतलब ये जो जगह है ये खाली है, तो ये सेम लिख लो। ये इसके आगे खाली है तो ये भी सेम लिख लो ऐसे, ठीक है ना। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 3 तिया 9। इन तीनों का यही रिलेशन आएगा, आप किसी भी तरीके से कर लो। अब बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड 14 गुना, अच्छा ये x मान लो। जब भी प्रोडक्ट की बात आए x लिखना मत भूलना, नहीं तो गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अब दिखाता हूं। 14x गुना 9x, इसकी वैल्यू है 8064। अब क्या है, 14 से मैंने डिवाइड कर दिया, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 106, 14 सत्ते 98, और फिर 98 और 8 14 छिका 14 पंजे 14 छिक 84, ठीक है। 9 पंजे 9 छिका 54, 9 चौका 36। अब बताओ अगर आपने ये x नहीं लिखा होता तो आप क्या बोलते, 14 और गुणा 9 की वैल्यू 8064 है। क्या वो बात सही थी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये x कांस्टेंट है भाई दोनों में। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर की वैल्यू है, ना कि x की वैल्यू है। x की वैल्यू तो +- 8 है, मतलब 8 है, 8 है यहाँ पे, 8 है वैल्यू। हमसे क्या पूछा, सम ऑफ ऑल थ्री। हाँ, अब सम ऑफ ऑल थ्री इसमें हम x नहीं भी कंसीडर करेंगे क्योंकि वो x ही रहेगा, एक ही कॉन्स्टेंट रहेगा। तो 14 21 और 9 30 और 14 44। तो 44 गुना 8 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 352, ऐसे आंसर। ठीक है, इसमें सीखने वाली क्या बात थी वो मैंने आपको बताई। आई होप आपको समझ में आया होगा। कई लोग हैं, ज्यादातर देखो लड़कियां मानती है कि हमारा मैथ्स वीक होता है, उनको ऐसे क्वेश्चन देख के इतना डर लग जाता है कि पता नहीं भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया। लेकिन अभी मैं करूंगा तब बोलेंगे अच्छा ये ऐसे था, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इट मीन्स वो मुश्किल नहीं है। अब देखो, जो भी ऐसे करके लिखा हो, जिसको भी अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, ये इसका मतलब उतने ही उसकी 1/पावर है। मतलब ये थोड़ा डार्क ले ले, यस। देखो 5 है, 5 की पावर, जो ये रूट में 4 लिखा हुआ है इसका मतलब है 1/4, ऐसे लिख लेना, आपको इजी रहेगा। फिर उसकी पूरे की पावर है 12। फिर है ऐसे, जैसे 2 है, 2 की पावर में 1/2 लिख लूं और फिर सारे की पावर 6 इधर मैं लिख लूं। 2 गुना 5 लिखा है, अंदर लिखा है, पावर बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही, इसका मतलब इनकी गुणा कर सकता हूं। गुणा कर सकता हूं मतलब 10 की पावर 3, फिर उसकी पावर x। अब एक बात ध्यान रखो कि ब्रैकेट्स में ऐसे अगर जो भी पावर लिखी होती है, जैसे ये लिखी है ये लिखी है, तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई ही होती है, उनकी मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती वो। ठीक है, अगर 10 यहाँ पे नीचे उसकी पावर x होती और 10 की पावर यहाँ 3 होती तो वो पावर्स ऐड होती, मल्टीप्लाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स के ऊपर ब्रैकेट्स है और उनके ऊपर पावर्स है तो वो मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, यही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। 5 की पावर 1/4 गुना 12, तो 4 तिया 12, 5 की पावर 3 हो गई। यहाँ पे 2 की पावर 1/2 गुना 6, 2 की पावर 3 हो गई, और यहाँ के 10 की पावर 3x। ओके, अब यहां से क्या 5 की पावर 3 आ गया, यहां से 2 की पावर 3 आ गया। अब एक बात बताओ आप मेरे को कि अगर ये पावर सेम है तो क्या मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? या फिर आप ये लिख लो, मैं 5 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना 5 गुना 5, इसको 2 गुना 2 गुना 2, और ये भी यहाँ पर से मल्टीप्लाई में, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तीनों मिलके 10 की पावर 3 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं?
बना रहे हैं। इधर 10 की पावर 3 x है, तो यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी। क्यों? 3 की पावर उसमें मल्टीप्लीकेशन में 1 ही तो है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा बीच में हो गया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखेगा नहीं। देखो समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने देखो एक एक स्टेप बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। टाइम लग रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा बोरिंग सा हो, लेकिन तो सबको समझ में आना चाहिए, ऐसे समझा रहा हूँ। अच्छा, एक सम है हमारे पास 2542 रुपए, जो कि बांटा गया PQR में इस तरीके से कि अगर उनमें से 13, 19 और 14 रुपए क्रमशः रिस्पेक्टिवली अगर कम कर दिए जाए, निकाल दिए जाए उनके शेयर में से, किसके शेयर में से? रिस्पेक्टिवली PQR के शेयर में से, तो देयर शेयर विल बी इन द रेशो, उनका शेयर की जो रेशो होगी 17, 16 और 15 होगी। अब इनिशियल शेयर बताना आर का। देखो दिमाग में इसको प्रैक्टिकली सोच के देखो, सबके पास टोटल इतना है, अब उसमें से इतने इतने रुपए निकाल दिए जाए, हमें तो नहीं पता उनके पास कितने कितने हैं, तो आप सिंपली उसमें से इतना शेयर निकाल दो, 13, 19 और 14, इनका जोड़ देखो, 3 और 9 12 और 4 16, और ये हो गया 46 रुपए। इसमें से अगर मैं निकाल दूं 2542 में से अगर मैं 46 रुपए निकाल दूं तो कितना हो गया? 2496 हो गया मेरे ख्याल से। 12 में से 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, यस 2496 हो गया। अब हमारे शेयर निकालने के बाद जो अमाउंट बची वो बची 2496। अब आप एक चीज देखो, 2496 इज इक्वल टू, अब इनका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 17, 16 और 15, मतलब 17 + 16 + 15 x, भाई ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। समझ में आया क्यों? क्योंकि वह इनकी इतने पैसे निकालने के बाद इनकी रेशियो ये थी, तो मैंने यही तो करा, पैसे निकालने के बाद इनकी रेशियो ये थी, टोटल तो इतना ही होगा। तो 17, 16 और 15, अगर इनका मैं जोड़ करूं 15 × 45 और 3, 2 यहाँ पे फालतू, 1 यहाँ पे फालतू, 48। तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो किसी भी अलग तरीके से, आपको आप पे डिपेंड करता है, बस आप करते जाइए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो 48 है, अब मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो 24 एकम 24, 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 2 ये हो गया 52। ठीक है, 52 आ गया x की वैल्यू। अब हमसे इनिशियल शेयर ऑफ r पूछा है। अब r का इनिशियल शेयर पूछा है, वैसे 15 है, यहाँ पे निकालने के बाद 15 है, तो 52 × 15, फिर प्लस में क्या जोड़ू? जो मैंने निकाल लिया था वो जोड़ दूंगा, +14, ये उसका शेयर है। अब देखो वो शेयर कैसे पता करोगे? 15 दूनी 30। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन आप करना, मैं नहीं करूंगा, मैं आपको तो तरीके सिखाने आया हूँ। कैलकुलेशन कोई भी बता देगा, कोई भी बैठ के कर ले। 15 दूनी 30, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। जोड़ना कितना है? 14। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। ये 0 में और 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? 4 ही आएगा। है किसी एक ऑप्शन को छोड़ के किसी में यूनिट डिजिट 4? जिसमें है वही आपका आंसर। ठीक है, बाकी पूरी कैलकुलेशन आप कर लेना। अब इसकी वैल्यू बतानी है। पहले भी हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है, तो ये पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो कैसे किए थे वो आप देख लेना पहले की वीडियोस में जाके, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ। जब भी ऐसा कुछ लिखा है इसका मतलब वो जरूर कुछ ना कुछ बनेगा, मतलब कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ताकि उससे स्क्वायर रूट कट जाए। अब वो कैसे बनेगा? तो इसको पहले इस वाले पोर्शन को भूल जाइए, अब हम इस पे काम करते हैं। इस पे क्या काम करेंगे? हमने जब भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो एक बात हमें कंफर्म है कि इसमें से 2ab मतलब a - b का होल स्क्वायर, मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्या उसका फॉर्मूला है, क्या मैं यूज करने वाला हूं। अब ये तो जो ये a² + b² है, ये a² + b² है, ये तो है 93 माइनस 2ab ये है। ठीक है, तो 2ab में से मैंने क्या करा? 2 अलग निकाल लिया, अब बच गया 18√3। ठीक है, कोई मैंने गलत किया? नहीं किया, 93। ये ऊपर रूट है वो याद रखना। अब मैं सोल्व कर रहा हूं अंदर का। अब हमें 18 और √3 को ऐसे डिवाइड करना है कि अगर उनका स्क्वायर किया जाए तो 93 आए। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? इसको और डिवाइड कर लो, 18 को 9 × 2√3 कर लिया। ठीक है, इसको 2 को भी भूल जाओ क्योंकि 2 तो अलग ही है, -2 अलग ही है। अब ए बी की बात चल रही है, हमें ए और बी डिसाइड करना है। मैं बता रहा हूं कि कैसे करना है, देख के घबराना नहीं है, एक एक स्टेप बता रहा हूं। देखो 9 और 2, अब आप 9 का स्क्वायर करके देखो, 9 का स्क्वायर करोगे तो मैं इस करके 9 का स्क्वायर करोगे 81, और इसका स्क्वायर करोगे 2√3 का, तो 2 दूनी 4 3 12, 12।
ठीक है। अगर स्क्वायर करा मैंने दो इनका अलग अलग टर्म्स मान के, तो 81 और 12 को अगर आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 93 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारे जो ए और बी की वैल्यूज हैं वो 9 और 2√3 है। ठीक, तो अब ए और बी की जगह हमें पता चल गई, तो अब मैं आता हूं स्टार्टिंग से क्वेश्चन पे। √3 लिखा है प्लस अंडर रूट, फिर आपका स्क्वायर क्या बन गया, ए क्या है 9 माइनस बी क्या है 2√3, ये इसका होगा कंप्लीट स्क्वायर। इससे रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब अंदर बच गया 9 माइनस 2√3, ये है प्लस √3, तो अब क्या बच गया 9 माइनस √3। आंसर क्या होगा 9 माइनस √3। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको जो अंदर वाली टर्म है उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना। बीच में माइनस का साइन है तो डेफिनेटली वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर प्लस का साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और कोई चांस ही नहीं है। वो बनाना बस ये है, आपको ये तोड़ देना है। ये कैसे तोड़ोगे, कैसे आप दिमाग लगा सकते हो, वो थोड़ा बहुत तो काम आपके ऊपर भी तो है। अगर सारा काम अपने आप हो जाएगा तो फिर गधे और घोड़ों में पहचान कैसे होगी है। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज, अच्छा पैरामीटर है भाई, पैरामीटर क्या होता है भाई, सारी भुजाओं का योग मतलब सबका जोड़। पैरामीटर है वो क्या है, 6 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, इफ ब्रेड्थ इज ऑफ द रेक्टेंगल इज 15, मतलब भाई ये अगर 15 है तो पैरामीटर कितना होगा 90। और पैरामीटर होता क्या है वैसे, 2l प्लस बी। भाई एक रेक्टेंगल का तो पैरामीटर ये होता है, 2 से मैं काटूंगा 45, इसका मतलब l प्लस बी हो गया 45। ठीक, अब ब्रेड्थ कितनी है 15, ये है 15 है ये, और लेंथ है, लेंथ आ गई अपनी 30। अब लेंथ 30 है, ब्रेड्थ 15 है, अब हमसे एरिया पूछा है तो भाई 15 3 45, 450। Rakesh covers a distance of 8 hours. Monu covers the same distance in 4 hours. If the speed of Monu is 10 km per hour more than the speed of Rakesh, then which of the following statements are correct? Speed of Monu is 30 km per hour. देखो मैं ये मान के चलता हूँ, इसमें एक अलग नई चीज सिखाऊंगा आप लोगों को। वीडियो देखो पहले ही लंबी हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं एक अलग से शॉर्ट्स की फॉर्म में डालूंगा। तो प्लीज आप रेगुलरली शॉर्ट्स विजिट करते रहिए, वहां पे देखिए, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कम से कम टाइम। ओके, अच्छा नेक्स्ट है 25% ऑफ, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, 20% ऑफ 840। आपको हिचकना नहीं है, कई बताएंगे 25% क्या होता है 1/4, 20% क्या होता है 1/5। अरे आप सिंपली भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिवाइड ही तो करना है बस। 25 का 100, 20 15 100, आपने ये कर लिया, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। आधा सेकंड ही तो लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में वो टेंशन तो नहीं रहेगा 25% क्या होता है 1/4 होता है 1/5, गलती से 1/5 लिख लिया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। इसीलिए बस इतना करना है। अब नीचे 4 है और 5 है, मैं, कई लोग हैं फिर इसको डिवाइड करने बैठते हैं, कर भी सकते हो इजी है, लेकिन मैंने सीधा कर लिया, इनकी गुणा कर ली, 5 का 20 डिवाइड बाई 20 कर दूं मैं यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया 42, आ गया 867y8, ये 6 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू बताओ। देखो भाई कैरियर गेटवे ऐसा प्लेटफॉर्म में शुरू करा है, ठीक है, अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, और भगवान की दया से और आप लोगों के प्यार से किसी दिन ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाए, जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। किसी कोई इस वजह से ना रह जाए एग्ज़ाम में कि भाई मुझे ये चीज़ सीखने को नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, कहाँ पे है। वैसे तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड जिस बंदे ने एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं वो आपको ये चीज़ पढ़ाए, चाहे कोई भी हो, मेरे अलावा कोई और भी हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो अपना सारा एक्सपीरियंस जानता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करने के लिए मेरा साथ बनाए रखें, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, सो कैरियर गेटवे को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये 6 से डिविजन, 6 से डिवाइड का मतलब है 3 गुना 2। अब 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी। अब 2 से तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है, मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। अब बच गई बात 3 की। अब 3 की अगर बात बची है तो हमने 3 का देखना है, इनका जोड़ क्या 3 से डिवाइड होना चाहिए, 8 6 14 और 7 21 और 8 29। नहीं तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, देखो
8 6 14 और 7 21, 21 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है, यस हो रहा है। तो अब बच गया क्या? देखो इजी इजी चीज बता रहा हूँ, चलो बच गया क्या? अब बच गया आपका y प्लस 8, वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होना चाहिए तो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक अगर होगी तो 1 और 8 मिलके 9 हो जाएंगे। 9 किससे डिवाइड होता है? 3 से होता है। फिर 3 का और गैप ले लिया मैंने, 4 बना दिया इसको। 4 प्लस 8 12, 12 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। फिर 3 का गैप 7, 7 प्लस 8 15, 15 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। और फिर मैं 3 जोड़ दूं, 0 आ जाएगा। 0 प्लस 8 8, 8 3 से डिवाइड होता है, नहीं। इसका मतलब ये 3 पॉसिबिलिटी है। 3 में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में अपना जो दिया होगा आंसर वही होगा। ठीक है, एक हमारा दिया है तो एक आंसर हो जाएगा। ओके, तो मतलब आई की वैल्यू एक आएगी। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 60,000. It increases every year at the rate of 25%. What was the population of the town 2 years ago? भाई 2 साल पहले मैंने मान लिया x थी पॉपुलेशन, बढ़ के वो 25% हर साल बढ़ रही है। मतलब पहले 100 थी, बढ़ के 125 हो गई। या तो यूं कर लो, ठीक है, या फिर इसको डिवाइड करके लिख लो, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि ऐसे ही करके लिखो, इजी रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे एडवांस लेवल पे, तब आप कर सकते हो डायरेक्ट। अब देखो, हर साल 25% बढ़ रही है, मतलब 100 का 125 हो रही है। कोई 100 थी पॉपुलेशन, 25 साल बढ़ गई तो 125 ही होगी ना। तो मैंने 125% ही ले लिया डायरेक्ट, बढ़ के इतनी होगी। फिर टोटल पॉपुलेशन इतनी होगी, उसका भी 125% बढ़ी, टोटल इतनी होगी। अब देखो, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 25 चौका 100। अब मैं 5 और 5 की गुणा कर दो तो 25, तो ये 2 जीरो गई 4 में, 25 चौका 100। अब 4 चौके 16, चौके 64, 64 गुणा 600 हमारे x की वैल्यू आ रही है। अब कोई मेरे से बोले कि इसकी गुणा करो, मैं पागल हूं? अगर मैंने ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो मैं क्यों गुणा करूं इसकी? 2 जीरो हटाओ, आखिरी में 2 जीरो होनी चाहिए, ये तो वैसे ही खत्म। 2 जीरो का भी छोड़ो, 6 चौका 24, हमारा यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। मतलब 2 जीरो के पहले, देखो 2 जीरो के पहले 0 है नहीं, 2 जीरो के पहले 0 है नहीं, 2 जीरो के पहले 4 है तो 4। मैं क्यों करूंगा भाई कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन? अब देखो, खुद से क्वेश्चन करने में और आपको मैं अपने एग्जाम के जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, उसमें यही फर्क है। आप मल्टीप्लाई करोगे, करीब आप 20 सेकंड आप वेस्ट कर सकते हो। 20 सेकंड, 20 सेकंड एग्जाम में कितने मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। ठीक है, अच्छा, अगला है कैलकुलेटर सोल्ड बाई 8 डिफरेंट शॉप्स। इसमें क्या बोलेगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टोटल कैलकुलेटर सोल्ड बाई एम एंड एन टू द नंबर ऑफ टोटल कैलकुलेटर पी क्यू। एम और एन, एम और एन 8 और 7 15, ठीक है। पी और क्यू, पी और क्यू 2 और 1 3, अरे बस 5:1, बस। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, चलो, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 55 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, 14 गुना ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये देखो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस होता है 2πr/h इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है, सारी 6 साइड्स होती, मतलब 6 उसके प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जिस 6 फेसेस होते हैं बोल लो, तो 6 गुना ए स्क्वेयर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 4a², ये याद रखना। अब मैं बात करूं तो 2 से ये गया 3, अब 14 गुना पाई को लिख लिया 22/7, आर हमारा 55, एच है हमारा 15, 3a²। अब मैंने 3 से ये डिवाइड करा, अरे यार क्या प्रॉब्लम, 3 से डिवाइड करा 5, अब 7 से गया दूनी 14। अब आपको क्या पता है कि ये सारे स्क्वायर की फॉर्म में होंगे? क्या क्या फॉर्म हो सकती है? 2 और 22 में से मैंने 2 निकाल लिया, ठीक है, मैं सीधा स्क्वायर रूट ले रहा हूँ ताकि हमें साइड मिल जाए डायरेक्ट। 22 का 2 तो हमने निकाल दिया, 11 बच गया, 11 इसमें है, 11 इसमें है, तो मैंने 11 ले लिया। 55 में 11 ले चुके हैं, 5 बच गया, 5 इसका हो गया, 5 ऑलरेडी है, 5 ये होगा। तो 5 दूनी 10, देखो ये नहीं करना आपको, 11 पंजे 55 गुना 2 करा आपने, 55 गुना 2 क्या होता है? 110। चलिए सिंपल वाली कैलकुलेशन करनी है, 5 दूनी 10, 10 गुना 11 क्या होगा? 110। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब तो आप इस चीज में आंख मीच के भी ये काम कर सकते हो कि भाई कैस किसकी गुना करनी है, किसका जोड़ करना है पहले, ठीक है। 11 8 88, 8 पंजे 40, 40 माइनस 16 प्लस 3, 16 में 40 में से 16 गया 24 प्लस 3 27। ये तो आप बिल्कुल नींदों में कर दोगे अब।
रमन एंड कमल, मतलब भाई रमन और कमल 4/9 ऑफ काम ऑफ ए वर्क करते हैं और बाकी का काम करता कंप्लीट करा जाता है रोहन के द्वारा। बाकी का करता है रोहन। ये रमन, कमल और रोहन को मिल के जो काम करने में पैसे मिले वो मिले 18,000। तो हमें शेयर बताना रोहन का। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो इन्होंने काम करा वो करा 4/9, मतलब टोटल काम 9 था, इन्होंने करा 4। तो मैं क्या इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता? चलो मैं दिखा ही देता हूँ। इसको मैं क्या ऐसे लिखता है कि टोटल काम था भाई, टोटल वर्क था 9, इन्होंने करा मिलके 4, बाकी बचा काम किसने करा? रोहन ने। वो कितना करा होगा? 5, क्योंकि टोटल काम 9 है ना। तो 4 काम इसने कर लिया, 5 काम इसने कर लिया। अब उन तीनों को मिलके जो पैसे मिले वो मिले वही 18,000। अब एक बात बताओ, आप किसी को उतने ही तो पैसे दोगे जितना वो काम करेगा, है ना। अब मान लो रोहन ने 5 काम करे, आप पैसे दोगे उसके 2 काम के? अगर भाई तूने 2 काम करा था, 2 पार्ट करा था काम का, तो इसलिए तेरे को ना 5 करा था लेकिन तेरे को 2 के देंगे। भाई जितना करा था उतना ही तो दोगे। तो 9 की वैल्यू है 18,000, तो ये गुना 2,000 आ गया। अब रोहन की पूछ सकता है, रमन और कमल की नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि उनके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं। रोहन अकेला है तो 5 गुना 2 कितना हो गया? 10,000। अगला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 38 numbers is 92 and if each number is divided by 5 then what will be the new average। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए, कि सभी नंबर्स पे जो ऑपरेशन लगता है वही आपके एवरेज पे भी लगता है। तो सभी पे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इस पे भी देखो 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40, और फिर 40 के बाद 2 बच गया, 5 चौका 20। ये आपका आंसर। In a certain sum of money become thrice of itself in 8 years 6 months at simple interest, what will be the annual rate of interest। अब देखो कोई मनी है, मतलब पी मनी था, वो आर रेट से 8.5 ईयर्स में आपका कितना हो गया? हाँ, टोटल मनी हो गया थ्राइस, मतलब 3 गुना। तो इसका मतलब 3 गुना कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, उसमें इंटरेस्ट ही तो लगेगा तभी तो वो बढ़ेगा। इंटरेस्ट उसके ऊपर 2p लगा होगा तभी तो टोटल 3p हुआ लास्ट में जाके, जो टोटल अमाउंट है वो 3p कब होगा? p तो खुद था, उसके ऊपर 2p सिंपल इंटरेस्ट लग गया, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया? 3p। तो हमेशा जब भी वो थ्राइस फ्राइस जितने की बात करें उसमें से एक घटा के आपका उतना ही सिंपल इंटरेस्ट लगता है। लाइक यहाँ थ्राइस है तो 2p होगा, 2p होगा तो p से p कैंसिल, और इसमें से अगर मैं पॉइंट को हटा दूं, नीचे 10 ले लूं, तो 5 दूनी 10, ये क्या सब, 5 दूनी 10, 5 17, 17 पंजे 85। अब 2 दूनी 4, मतलब 400/17 आपका आर है। अब कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, 17 दूनी 34, और 40 में 6 बच गया 60, 17 दूनी 17 51, अब 23 आ गया, तो इसके बाद ऑप्शन में है ही नहीं, आप उससे ज्यादा क्या ही करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, कि जो ये लाइन चार्ट दिया है इसमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स 7 डिफरेंट स्कूल्स के हैं। अब हमें जो स्टेटमेंट दी गई है उसके अनुसार क्वेश्चन करना। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन स्कूल S2। S2 बॉयज कौन से हैं भाई? गोले वाले बॉयज है और स्क्वायर वाली गर्ल्स है। S2 और S2 की गर्ल्स का रेशियो 5:1 है, तो बॉयज क्या है? 5, मतलब 500 है, और गर्ल्स क्या है? 1, तो 5:1 है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। चलो, द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन स्कूल S4 S5 S6। S4 के बॉयज की बात है 7, अच्छा एवरेज बतानी है, 7 प्लस 4.5 और 3.5 8, 8 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। जोड़ लोगे आप, इतना तो आपको पता ही है कि भाई एक 5 मैंने इधर दे दिया तो ये भी 4 बन गया, 4 4 8 और 7 15 15। ठीक है, अब इसका एवरेज बताना है तो डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 स्कूल थे ना, तो 3 पंजे 15, तो 500। ठीक है ये भी, क्योंकि 2 जीरो में हटा ही रहा हूँ तो वो बाद में लगा देंगे। हमें जीरो से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है मेन नंबर से, वही ऑपरेट करेंगे। बाद में जीरो चिपकानी है चिपका लो, नहीं तो बस आपको यहाँ पे 500 दिखा, यस दैट इज ओके। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7 स्कूल्स इज 200। अब कई लोग क्या सिखाते हैं कि भाई यहाँ पे 2 का गैप आ गया, या -2 लिख लो +2। इसमें क्या है कि आप भूल जाओगे कि यहाँ पे कौन ज्यादा है। यहाँ पे देखो एक्चुअल में देखा जाए गर्ल्स ज्यादा है, लेकिन अगले में बॉयज ज्यादा है, तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाएगी। सिंपल जोड़ो,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जितना सिंपल जाओगे उतना बढ़िया है। सिंपल कैसे बताता हूँ मैं, देखो बॉयज जोड़ते हैं पहले, ठीक है। 6 5 11 और 8 19 और 7 26 और 8 इन दोनों को जोड़ देंगे, 26 और 8 34 और एक 35, बॉयज हो गए 35। अब गर्ल्स की बात करूं, 8 और एक 9 और 2 11 और 5 16 और 7 23 और 6 29 और 4 33, मतलब 2 का गैप आ रहा है। इसका मतलब पीछे 2 जीरो छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब तीनों के तीन ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि वो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो लिया है हमारे इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, लेकिन स्टिल फिर भी आपको एक कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं कि यूनिट डिजिट है 5, 5 की कितनी भी पावर ले लो, हजार लाख करोड़, 5 ही रहेगा। 34 4 है यूनिट डिजिट, 4 की पावर है 96। मैंने बोला कि जो 96 की साइक्लिसिटी, मतलब इसमें साइक्लिसिटी 4 की साइक्लिसिटी या सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है, पावर को 4 से डिवाइड कर दो। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो 4 लिख दो उसकी पावर, तो 4 की पावर 4। यहाँ पे 8 है, 92 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 8 की पावर भी मैं 4 ही लिख दूंगा, नहीं तो जो रिमाइंडर बचता है वो लिखते हैं, ठीक है। अब आप या तो यूं कर लो, 4 की पावर 4 है उसको करके देख लो, नहीं तो देखो और आसान एक बार समझा देता हूँ कि 4 की पावर 2 लिख ली, 4 की पावर 2 लिख ली। यहाँ पे क्या है, 8 की पावर 2 लिख ली और 8 की पावर 2 लिख ली। मल्टीप्लीकेशन में तो पावर जुड़ जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताओ, 4 चौके 16, मतलब यूनिट डिजिट 6, 4 चौके 16 यूनिट डिजिट 6, तो 6 की भी कितनी भी पावर हो, जैसे 5 की पावर होती है वैसे ही 6 की पावर होती है, तो वो उतनी ही रहेगी, 6 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, 8 8 64, 64 मतलब आपका यूनिट डिजिट 4, ये भी यूनिट डिजिट 4। अब 4 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कितना आ गया 6, ये भी यहाँ 6 था और ये यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। अब एक सिंपल बात बताओ, ये तो सारी 6 ही हो गए और ये है 5, तो आपका 30, 30 में यूनिट डिजिट 0। ये मैंने इतना खोल के इसलिए बताया है कि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज यहीं पे खत्म कर देता मैं, बोल बता देता 4 की पावर 4 है तो भाई 6 आएगा, 8 की पावर 4 है तो भाई 6 आएगा, 8 8 64, 8 चौका 32 और 32 हाँ और 8 दूनी 16, 6 आ गए, तो ऐसे बता देता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, प्यार बनाए रहें रखें। और अब शायद मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट्स खत्म हो गई हैं, बची होगी तो मुश्किल से कोई 1 2 बची होगी, वो भी हम जल्दी से खत्म कर देंगे। फिर हम सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के अलावा मैथ्स की PVIQ करेंगे। और ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।